चलिए आज बिटकॉइन के पीछे के मूल विचार को समझते हैं और इसे सिर्फ एक करेंसी की तरह नहीं बल्कि इस तरह से देखेंगे कि कैसे ये इंटरनेट के काम करने के तरीके को ही फंडामेंटली बदल रहा है। ये तुलना चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद करती है। जैसे शुरुआती दिनों में ईमेल था, हो सकता है बिटकॉइन आज परफेक्ट ना हो, लेकिन इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए इसे और गहराई से जानते हैं। तो आखिर बिटकॉइन इतना क्रांतिकारी है क्यों? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी आइडिया में छिपा है, पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क। ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि बिटकॉइन वैल्यू भेजने के तरीके को कैसे बदल रहा है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन दुनिया का पहला पब्लिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये किसी को भी कहीं भी सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए वैल्यू भेजने और पाने की आज़ादी देता है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी बैंक या कंपनी जैसे बिचौलिए के। जरा सोचिए, हमारे पास जानकारी के लिए एक पब्लिक सिस्टम है, इंटरनेट। आमने सामने पेमेंट के लिए कैश है, लेकिन जब भी डिजिटल पेमेंट की बात आती है तो हम हमेशा बैंकों जैसे प्राइवेट सिस्टम पर ही निर्भर रहते हैं। बिटकॉइन इसी पैटर्न को तोड़ता है। ये इंटरनेट की तरह ही डिजिटल वैल्यू के लिए एक खुला पब्लिक ऑप्शन देता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बन गया है जहां कोई भी, चाहे वो कहीं भी हो, एक एड्रेस बना सकता है और बिना किसी फीस के डिजिटली पेमेंट पा सकता है। ये पहले मुमकिन ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि हमें एक पब्लिक सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है? इसका जवाब तब मिलता है जब हम उन प्राइवेट बिचौलियों को देखते हैं जिन पर हम आज भरोसा करते हैं, और ये देखते हैं कि जब वो फेल होते हैं तो क्या होता है। जब हम सारी पावर और सारा डेटा एक ही जगह किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी में इकट्ठा कर देते हैं तो हम अनजाने में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना देते हैं। ये पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी बन जाती है, जो हैकर्स के लिए एक आसान टारगेट होती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक्विफैक्स डेटा ब्रीच। सिर्फ एक कंपनी की गलती के वजह से 14.3 करोड़ लोगों की सेंसिटिव जानकारी, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर, लीक हो गई। ये अमेरिका की लगभग आधी आबादी है। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। बैंकिंग से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक ये जो कमजोरियां हैं, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बार बार सामने आती हैं और इनसे बचना मुश्किल है। तो इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की समस्याओं का हल क्या है? यहीं पर बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी एक बड़ा दरवाजा खोलती है। ये सिर्फ पेमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट के अगले पड़ाव यानी वेब 3 की नींव रखती है। इंटरनेट के सफर को 3 स्टेज में देख सकते हैं। वेब 1 में हम सिर्फ पढ़ते थे। वेब 2 में हम कंटेंट बनाने और लिखने लगे, लेकिन कंट्रोल बड़ी कंपनियों के पास रहा। और अब हम वेब 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा इंटरनेट जहां यूजर्स सिर्फ पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि नेटवर्क के मालिक भी बन सकते हैं। इस नए मालिकाना हक वाले इंटरनेट में बिटकॉइन या ईथर जैसी क्रिप्टो एसेट्स सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं है, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में हिस्सेदारी की तरह हैं। जो लोग नेटवर्क को चलाने में मदद करते हैं, उन्हें इन्हीं टोकन्स के जरिए रिवॉर्ड मिलता है। तो जब हम ये कहते हैं कि यूजर्स नेटवर्क के मालिक हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये कंट्रोल को पूरी तरह से बदल देता है और एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, नेटवर्क चलाता कौन है? यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। वेब 2 में गूगल और फेसबुक जैसी कुछ कंपनियां नियम बनाते हैं, लेकिन वेब 3 में कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है। नेटवर्क के भविष्य से जुड़े फैसलों पर टोकन होल्डर्स यानी नेटवर्क के मालिक वोट कर सकते हैं। और यही इसका अंतिम लक्ष्य है, पावरफुल बिचौलियों को हटाना और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बनाना, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती इंटरनेट ने कम्युनिकेशन के लिए किया था। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सवाल हमारी डिजिटल दुनिया के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी सवालों में से एक बन जाता है, जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।